जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मार्ग में। तो आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। 18 अप्रैल 2024 की जैसे क्लास है करंट अफेयर की, आप सभी को पता है करंट अफेयर डेली क्लासेस चलती हैं सिलेक्शन मार्ग यूट्यूब चैनल पर। 2 से 3 दिन तबीयत खराब होने की वजह से हम क्लास नहीं कर पाए, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। डेली करंट अफेयर क्लासेस होंगी आज से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहती है क्लास। और साथ ही साथ यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक है, आप हमें सिलेक्शन मार्क इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, या आप किसी भी क्वेरी है, या कोई आप कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई भी सवाल चाहते हैं आप, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी हमारे कानपुर के कुछ स्टूडेंट्स हैं, अभय और उनका ग्रुप, तो वो फिजिक्स की डिमांड कर रहे हैं, फिजिक्स पढ़ना है उनको। तो बहुत जल्दी हम फिजिक्स की क्लासेस भी चलाने वाले हैं। चलिए आज की अपनी क्लास ये करंट अफेयर की स्टार्ट करते हैं। चलिए आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक किसने जीता है। ठीक है, यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, रजत पदक की। ठीक, चलिए तो किसने जीता है आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए शीतल देवी, ऑप्शन नंबर बी दीपिका कुमारी, या ऑप्शन नंबर बी शैलेजा सिन्हा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन, शीतल देवी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अगर हम इसकी थोड़ी सी डिटेल की अगर हम बात कर ले, एशिया पैरा खेलों में स्वर्ण पदक विजेता कौन है, मैं लिख देता हूँ। ये तो राष्ट्रीय रैंकिंग के हैं एनटीपीसी के। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एशिया एशियाई पैरा खेल्स पैरा खेलों की स्वर्ण पदक विजेता। ठीक है, तो ये कौन है। थोड़ा पेन सही चल रहा है क्या, आप मुझे बता देंगे अगर ये क्लास रखनी है तो ये शीतल देवी ही है। ठीक है, चलिए इसके साथ साथ अगर हमें थोड़ी सी और जानकारी, अगर इन शीतल देवी की बात करें तो हांगजो होंगजो एशियाई पैरा ओलंपिक खेलों में भी इन्होंने 2 गोल्ड और 1 रजत पदक भी जीती है। ठीक है, कौन से में, होंगजो होंगजो एशियाई एशियाई पैरा गेम्स। ठीक है, क्या दो तो इन्होंने क्या जीते हैं, 2 गोल्ड जीते हैं और 1 रजत पदक भी जीता है। ठीक है, चलिए तो याद रखेंगे आप इस चीज़ को। और साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे कि ये अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित हैं। कौन से, तो ये अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगर मैं थोड़ा सा पैरा गेम्स की यहाँ बात करूँ, चलिए मैं डिटेल पढ़ लेते हैं पहले थोड़ा सा इनकी। तो शीतल देवी की अगर हम बात करें, एशिया पैरा खेल्स में स्वर्ण पदक विजेता शीतल देवी ने खेलो इंडिया है ना एनटीपीसी रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। ठीक है, वहीं इनके साथ साथ जो हरियाणा की जो एकता रानी है, हरियाणा की एकता रानी ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें शीतल देवी की तो इनका रजत पदक है, और हम बात करें अगर एकता रानी की तो इनका स्वर्ण पदक है। ठीक है, शीतल को इस साल के शुरुआत में होंगजो एशिया पैरा गेम्स खेलों में 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीतने के लिए अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगर मैं इसमें थोड़ा सा पैरा गेम्स की या पैरालंपिक गेम्स की बात करूं, मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, पैरालंपिक पैरालंपिक गेम्स या खेल। ठीक है, तो ये कितने देश शामिल है इसमें, तो 163 है ना, 163 देश शामिल है इसमें। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूँ तो प्लेयर कितने शामिल हैं इसमें, तो 400 प्लस प्लेयर शामिल है इसमें। ठीक है, अगर मैं इसमें गेम्स की बात करूँ तो ये कितने हैं, तो ये 24 से भी ज़्यादा अधिक गेम है इसमें, है ना, गेम्स या खेल। ठीक है, अगर इसके अलावा बात करें पैरा ओलंपिक्स खेल की शुरुआत की, तो इनकी शुरुआत कब हुई थी, ये शुरुआत हुई थी 1960 में, 1960 के दशक में। ठीक है, अगर मैं इसके आदर्श वाक्य की बात करूं, पैरा ओलंपिक गेम्स के आदर्श वाक्य की, तो स्पिरिट इन मोशन।
ठीक है, तो इसका आदर्श वाक्य हो जाएगा जो कि कब दिया गया था, 2004 में। क्या हो जाएगा, स्पिरिट इन मोशन। ठीक है, और अगर हम बात करें 1994 की, इससे पहला जो आदर्श वाक्य था इसका, तो वो क्या था जी, तो वो था मन शरीर और आत्मा। क्या था, मन शरीर और आत्मा। ठीक है, याद रखेंगे ये चीजें। अगर इसके साथ साथ थोड़ी सी हम बात कर लें, ऑप्शन नंबर जैसे बी है इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी दीपिका कुमारी कौन है, तो ये भी एक तीरंदाजी प्लेयर है, तीरंदाजी प्लेयर है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्लेयर है ये दीपिका कुमारी भी। और इसके साथ साथ इन्हें भी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और इन्हें भी पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। बात किसकी कर रहे हैं हम, दीपिका कुमारी की। ठीक है, चलिए, नेशनल गेम्स 2023 में इन्होंने गोल्ड जीता है तीरंदाजी में ही। ठीक है, चलिए, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन और क्वेश्चन की डिटेल समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन देखो, जैसे आप परीक्षा में बैठेंगे ना, तो आपको अंदाजा होगा कि हाँ हमने कितना पढ़ा है, या कितना हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना हमने बेस्ट किया है। तो आपको एग्जाम के समय पे ज़्यादा प्रैक्टिस और ज़्यादा रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप डेली करंट अफेयर क्लासेस लेते हैं तो। ठीक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास डॉटलिक का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जर्मनी में, ऑप्शन नंबर बी उज्बेकिस्तान में, ऑप्शन नंबर सी मंगोलिया में, या ऑप्शन नंबर डी ब्राजील में। ठीक है, तो आपको ये बताना है संयुक्त सैन्य अभ्यास डॉटलिक कहाँ किया जाता है। ठीक है, डॉटलिक कहाँ आयोजन किया गया है। अगर मैं इसके अलावा की बात करूं या पहले मैं इसके आंसर की बात करूं, तो इसका आंसर कहाँ हो जाएगा, संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है डॉटलिक कहाँ किया गया है, तो ये भारत और उज्बेकिस्तान सैन्य संयुक्त अभ्यास है। ठीक है, 5वें संस्करण का आयोजन 15 अप्रैल से उज्बेकिस्तान के टर्मेज में किया जा रहा है। यह भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान की सेना के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, और यह भारत और उज्बेकिस्तान में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। ठीक है, एक बार यहाँ तो एक बार वहाँ। ठीक है, किया जाता है। इसके पिछले संस्करण का आयोजन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, 2024 का कहाँ हुआ है, तो ये उज्बेकिस्तान में हुआ है। ठीक है, कौन सी सेना के साथ, भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान सेना के बीच। ठीक है, चलिए, इसके अलावा मैं थोड़े से और डिटेल की बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नंबर 1 जैसे 16वां सूर्य किरण अभ्यास, 16वां सूर्य किरण अभ्यास। ठीक है, चलिए, तो 16वां किरण सूर्य अभ्यास की अगर हम बात करें तो कब हुआ था, ये तो 2022 का है। ये पुराना है थोड़ा सा, लेकिन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कहाँ हुआ था ये, नेपाल और भारत के बीच में। ठीक है जी, चलिए, कौन सी सेना द्वारा, तो ये थल सेना द्वारा। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल, नेक्स्ट एक और डिटेल की बात करते हैं। नंबर 2 जैसे आप याद रख सकते हैं, हरिमऊ, हरिमऊ, हरिमऊ शक्ति अभ्यास, हरिमऊ शक्ति अभ्यास। ठीक है, याद रखना है आपको, 2023 का है, और ये किस किस के बीच में हुआ है, तो भारत और मलेशिया के बीच में हुआ है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है भारत में, तो ये मेघालय में। ठीक है, ये सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ है, तो ये मेघालय में हुआ है। ठीक है, इसके अलावा हम याद रखेंगे, इसके अलावा की अगर हम बात करें तो ये 5वां AUS इंडेक्स। ठीक है, कि अगर हम बात करें 2023 का ही है ये, तो ये कहाँ हुआ है, तो किस किस के बीच हुआ है, तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच है ना, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है ये, याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन किया गया सिडनी में। कहाँ, सिडनी में। ठीक है, चलिए, किसके द्वारा, नौसेना, नौसेना के द्वारा। ठीक, चलिए, इसके अलावा हम याद रखेंगे कि इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसके साथ साथ, इसके साथ 30वां सिम्बैक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 30वां सिम्बैक्स। ठीक है, तीसरा सिम्बैक्स 2023 का ही ये अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और ये कहाँ हुआ है, किस किस के बीच में हुआ है, तो ये भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है। ठीक है, भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है। अगर हम बात करें किस सेना के साथ, तो ये नौसेना द्वारा। ठीक है, चलिए, तो ये हर साल होते हैं कुछ अभ्यास, तो जो आपको इम्पोर्टेंट है वो याद रखने हैं। ठीक है, एक और मैं नोट करवा देता हूँ आपको जो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, 21वां वरुण अभ्यास, 21वां
वरुण अभ्यास। यदि आपको किसी को मेरे लेख थोड़ा सा ऐसा लगे कि नहीं समझ आ रहा, तो साथ साथ जो मैं बोल रहा हूँ उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये वरुण अभ्यास कहाँ हुआ है, तो भारत और किसके बीच में हुआ है ये, तो ये भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है, ठीक है। याद रहेगा, ठीक है। चलिए, और कहाँ हुआ है, तो ये अरब सागर में, अरब सागर में। अगर हम बात करें अरब सागर में, चलिए, तो किसके द्वारा, नौसेना द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 में हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे सभी लोग, ठीक है। युद्ध अभ्यास या सैन्य अभ्यास से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में सुरभजीत जयवेली वालदेव का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे, वह पत्रकारिता से संबंधित थे, विज्ञान से या गायन से या राजनीति से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आप इसमें पीएनजी में भी देख पा रहे हैं, तो भारतीय मूल के प्रसिद्ध दक्षिण अफ्रीका गायक, ठीक है, सुरभजीत जयवेली बालदेव, ठीक है, 66 ईयर की आयु में इनका निधन हो गया है। लगभग हर भारतीय संगीत शो में एक प्रमुख भागीदारी इनकी रही है। इनको बैरी नाम से भी जाना जाता था। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, किससे संबंधित था, किससे संबंध था इनका, तो इनका गायन से संबंध था, ठीक है, याद रखेगा। अगर मैं इसके अलावा इनकी बात करूं, डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन की, डॉक्टर, याद रखेंगे आपको ये, डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन की, एन गोपाल कृष्णन की निधन कब हुआ है, तो इनका 1 मई 2023 में हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध कौन थे, वैज्ञानिक थे, प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच 2023 में सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली, न्यूयॉर्क या पेरिस या हांगकांग में, ठीक है। चलिए, मैं बात कर रहा हूँ स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच की, ठीक है, बनाया गया है। तो उसका 23वें का आयोजन कहाँ किया गया है, ठीक है। चलिए, तो इसके कुछ डिटेल पढ़ लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में, कहाँ पे, तो न्यूयॉर्क में स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच, ठीक है, स्थायी मंच 2023वें सत्र का आयोजन किया गया। इसका गठन 2000 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के एक सलाह निकाय के रूप में किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में, ठीक है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में, ठीक, याद रखेंगे। आशा करता हूँ आप ये चीजें याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रीनफील्ड नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने फ्लू पाइपलाइन के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है या समझौता किया है, ठीक है। ठीक है, तो आपके लिए 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, बी और सी और डी। आपको बताना है इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें हमारा, BPCL, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आप इसमें थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे, तो ग्रीनफील्ड नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के ईंधन संबंधी मार्गों को पूरा करने के लिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL के साथ समझौता किया है। इसके तहत विमान टरबाइन ईंधन और पाइपलाइन बिछाने का काम किया जाएगा, ठीक है। ATF पाइपलाइन 34 किलोमीटर तक फैली हुई है और हवाई अड्डे परिसर के भीतर 1.2 किलोमीटर तक फैली हुई है, ठीक है। चलिए, अगर थोड़ा सा इसमें हम डिटेल की बात कर लेते हैं। ये तो हो गया, चलो, ग्रीनफील्ड नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की, ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन अगर इसमें इसके अलावा बात करूँ मैं, जैसे BPCL की बात कर लेते हैं, BPCL की अगर हम बात करें, तो BPCL के अध्यक्ष कौन है, यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत, याद रखेंगे, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, याद रहेगा। तो इसके अगर हम अध्यक्ष की या प्रमुख की बात करें, तो कौन है इसके अध्यक्ष, तो इसके अध्यक्ष हैं जी कृष्णा कुमार, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, अगर मैं इसके अलावा और बात करूं ONGC की, ONGC, अगर मैं बात ONGC की करूं, तो ONGC के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, अरुण कुमार सिंह, ठीक है। इससे पहले कौन थी ONGC की, तो इनसे पहले थी अलका मित्तल, जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष भी रही हैं, ठीक है। ONGC की फुल फॉर्म आपको पता ही है, तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड, सॉरी, निगम, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें NTPC की, याद रखेंगे, NTPC,
NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, तो इसके कौन है? गुरदीप सिंह। अध्यक्ष कौन है इसके? गुरदीप सिंह। गुरदीप सिंह याद रखेंगे। कुछ महारत्न कंपनियां हैं जिनके अध्यक्ष और प्रमुख आपको याद रखने हैं। जैसे अगर मैं बात करूं इसकी SAIL सेल की, तो इसके कौन हो जाएंगे? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के तो इसके हो जाएंगे अमरेंद्र प्रकाश। अमरेंद्र प्रकाश। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, अगर मैं इसके साथ साथ ही बात कर लूँ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की, HPCL की। ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की, तो इसके कौन है? पुष्प कुमार जोशी। पुष्प कुमार जोशी, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आशा करता हूँ आपको ये इनके अध्यक्ष और प्रमुख याद कर लेंगे। आप इनको एक अलग कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, एक अलग पेज पर भी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में नंदलाल बोस की पुण्यतिथि मनाई गई है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? आजकल एग्जाम में देखा जाए तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आने लगे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर, कृषि या B पत्रकारिता या C चित्रकारी या D लेखन। ठीक है, तो हमारा इसमें सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा चित्रकारी। ठीक है, कैसे? तो भारतीय संविधान की मूल प्रति, यानी कि जो जो पेज है ना ये वाला, इसकी मूल प्रति है ना, अपने चित्रकारी के सृजन से प्रसिद्ध चित्रकार श्री नंदलाल बोस जी ने बनाई थी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। चलो अगर मैं इसमें डिटेल की बात करूँ तो ये चित्रकार तो थे, इसके अलावा भारत में आधुनिक कला के अग्रणी और प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस की पुण्यतिथि 16 अप्रैल 2024 को मनाई गई है अभी। ठीक है, और इनका निधन हुआ कब था? तो इनका निधन हुआ था 16 अप्रैल 1966 में निधन हुआ था। और इनकी अगर हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1882 में। ठीक है, तो ये बंगाली परिवार से थे। ठीक है, चलिए जो डिटेल पढ़ने के बाद इन्हें पद्म विभूषण भी सम्मानित किया गया है। अगर मैं बात करूं तो 16 अप्रैल को कुछ और भी तो दिवस मनाया जाता है। 16 अप्रैल, ठीक है, 16 अप्रैल को और कौन सा दिवस मनाया जाता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, या मैं लिख देता हूं 16 अप्रैल को क्या हुआ था 16 अप्रैल 1853 को, ठीक है, क्या चलाई गई थी? तो रेल चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक? तो मुंबई से थाने तक। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर की दूरी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नई अपॉइंटमेंट होती हैं वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। ठीक है, अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ठीक है, तो मैंने इसमें यहाँ ऑप्शन दिए हैं, सऊदी अरब या कुवैत या फिर बहरीन। ठीक है, आपको राइट आंसर बताना है। आगे हुए हैं तो ये कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। ठीक है, अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। ठीक है, अच्छा अगर हम कुवैत की बात करें तो इस टावर की वजह से बहुत फेमस है कुवैत। ठीक है, कुवैत टावर बोलते हैं जिसको। कुवैत में अमीर ने शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को कुवैत का नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया है। ठीक है, 7 अप्रैल को पूर्व प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा को इस्तीफा के बाद इन्हें चुना गया है। ठीक है, कुवैत पश्चिमी एशिया का एक देश है। चलिए अगर थोड़ी सी हम कुवैत की बात करें तो कुवैत में करेंसी यानी कि मुद्रा कौन सी चलती है? तो अगर हम मुद्रा की बात करें, कुवैत में मुद्रा कौन सी चलती है? तो यहाँ चलती है कुवैती दिनार। कुवैती दिनार, याद रहेंगे। चलिए अगर मैं इसकी कैपिटल की बात करूं तो कुवैती सिटी ही है इसकी, कुवैती कुवैत सिटी। ठीक है, कुवैत सिटी इसकी क्या हो जाएगी? कैपिटल हो जाएगी। अगर मैं थोड़ी सी अच्छे इसकी बात करूं कुवैत की, तो कुवैत का अर्थ क्या होता है? कुवैत का अर्थ क्या होता है? कुवैत का अर्थ देखो, अरबी भाषा का शब्द है कुवैत। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है पानी के करीब एक महल। मैं लिख देता हूं यहाँ, पानी के करीब एक महल। ठीक है, याद रखेंगे।
ठीक है। चलिए, अगर मैं इसके साथ साथ सऊदीया की बात करूं तो आपको मैंने पिछली क्लासेस में भी इसमें डिटेल पे बात करी है। तो सऊदी अरब की अगर हम करेंसी की बात करें तो कौन सी हो जाएगी, कैपिटल की अगर हम बात करें तो कैपिटल कौन सी हो जाएगी, तो इसकी रियाद इसकी कैपिटल हो जाएगी। अगर मैं इसकी करेंसी की बात करूँ तो रियाल इसमें करेंसी हो जाएगी। ठीक है। चलिए, तो याद रखेंगे। इसके साथ साथ अगर हम बहरीन की भी बात कर लें तो बहरीन की राजधानी क्या हो जाएगी, तो बहरीन की राजधानी हो जाएगी मनामा, इसकी राजधानी हो जाएगी। और यही सबसे बड़ा शहर भी है बहरीन का, है ना। मैं लिख देता हूँ, सबसे बड़ा शहर कहाँ का, बहरीन का। ठीक है, याद रखेंगे। अगर मैं बहरीन की बात करूँ करेंसी कौन सी चलती है, तो यहाँ चलते हैं, यहाँ पे भी दिनार दिनार चलते हैं। ठीक है। चलिए, तो याद रखेंगे आप इस चीज़ों को। चलिए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसने, है ना, एशियाई डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ब्रिक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आसियान, या ऑप्शन नंबर सी सार्क, या ऑप्शन नंबर डी एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी। ठीक है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, याद रखेंगे आप इस चीज को। चलिए, तो डिटेल की बात अगर हम करें, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने हाल ही में अप्रैल 2024 में एशियाई डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी की है तथा इस आशावादी दृष्टिकोण के योगदान देने वाले विभिन्न कारकों को का हवाला देते हुए वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के विकास पूर्वानुमान को संशोधित किया है। ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा इसमें, तो चौथा सबसे बड़ा शेयर धारक एडीबी में कौन है, तो हमारा इंडिया हो जाएगा। अगर मैं एडीबी की बात करूं तो सबसे बड़ा चौथा सबसे बड़ा, ठीक है, क्या हो जाएगा, शेयर धारक। शेयर धारक शेयर धारक कौन है, तो वो भारत है। अगर मैं बात करूं एडीबी की, तो एडीबी की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 को। ठीक है, कहाँ पे, हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा मनीला में। और मनीला कहाँ है, तो ये फिलीपींस में, फिलीपींस। ठीक है, याद रखेंगे आप इस चीज़ को। ठीक। चलिए, और मैं अगर इसकी पूरी डिटेल की बात करूं तो ये 19 दिसंबर 1966 को स्थापना हुई थी। ठीक है। चलिए, साथ साथ अगर जैसे ऑप्शन नंबर ए दे रखा है इसमें, अगर ब्रिक्स की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 16 जून 2009 में। ठीक है, कब हुई थी, 2009 में ब्रिक्स की। अगर इसके मैं हेडक्वार्टर की बात करूं तो हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा इसका, तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा संघाई, चीन में। ठीक है, संघाई यानी कि चीन में। ठीक। अगर मैं इसकी अध्यक्षता की बात करूं तो इस बार अध्यक्षता किसके पास है, इसकी इसकी अध्यक्षता इस बार कौन कर रहा है 2024 में, तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो इसकी अध्यक्षता कर रहा है रूस। कौन कर रहा है जी, तो इसकी रूस अध्यक्षता कर रहा है 2024 में। ठीक है। अगर मैं बात करूं ब्रिक्स में कितने देश शामिल है, तो ब्रिक्स की अगर हम बात करें, ठीक है, सॉरी, ब्रिक्स। ठीक है, तो इसमें एक तो ब्राज़ील है, फिर इसके साथ साथ रूस है, फिर इंडिया है, फिर चाइना है, फिर साउथ अफ्रीका है। अगर मैं बात करूँ ये चारों की, स्टार्टिंग में चारों की, ठीक है, ब्राज़ील, रूस, भारत और चाइना, तो ये इनकी शुरुआत कब, 2006 में। ठीक है। अगर मैं बात करूँ साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका इसमें कब जुड़ा था, तो 2010 में। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, अभी हाल ही में कुछ नए देश शामिल हुए हैं इसमें, तो कौन कौन से हैं उनके मैं नाम बोल देता हूँ एक बार, तो आप इसको याद रखेंगे। एक बार हम पहले भी इसकी डिटेल में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो मिस्र है, इथोपिया है, ईरान है, संयुक्त अरब अमीरात है, और इसके साथ साथ सऊदी अरब है। 5 देश इसमें अभी जो नए हाल फिलहाल में जोड़े गए हैं। ठीक है। चलिए, याद रखेंगे। ठीक है। अगर मैं इसी के साथ साथ आसियान की बात करूं, अगर आसियान की बात करूं, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ यानी कि आसियान, इसकी शुरुआत या इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1967 को। ठीक है। ठीक है। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी, तो ये जकार्ता में है, जकार्ता इंडोनेशिया में। ठीक है, जकार्ता इंडोनेशिया में। ठीक है। चलिए,
अगर मैं बात करूँ आसियान में कितने देश शामिल हैं, तो इसमें 11 देश शामिल हैं। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। चलिए, और मैं अगर इसमें 11 के नाम बोलता हूँ तो आप इसको एक बार ध्यान से के सुन लेंगे या नोट कर लेंगे। इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनोई और थाईलैंड और कंबोडिया, और इसके साथ साथ आप याद रखेंगे लाओ पीडीरी लाओ पीडीरी, और इसके साथ साथ याद रखेंगे म्यांमार और वियतनाम। ठीक है, तो ये 11 कुछ नाम है। टोटल देश की अगर हम बात करें तो 27 हैं। ठीक है, चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें शार्क की, ऑप्शन नंबर जैसे सी शार्क है, अगर इसमें शार्क की बात कर ले तो शार्क की स्थापना कब हुई थी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। शार्क की स्थापना हुई थी 1985 को। ठीक है, चलिए, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। काठमांडू यानी कि नेपाल। ठीक है, काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। कितने देश शामिल हैं, तो इसमें 8 देश शामिल हैं। ठीक है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आशा करता हूँ आपको डिटेल समझ आ गई होगी। साथ ही साथ जो मैंने क्वेश्चंस के और वैरायटी को थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेन किया है, तो आपको ये भी चीज़ें समझ आ गई होंगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है जो मैं डिटेल साथ में कराता हूँ, क्योंकि एक चीज़ को अगर हम जिस तरह से कर रहे हैं ना, तो उसको कुछ भी किसी भी एंगल से हमें नहीं छोड़ना है, ताकि जो हमारा एग्जाम में बैठते टाइम हमें कॉन्फिडेंस रहे कि हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, रियल एस्टेट क्षेत्र में विनियमित करने के और रियल एस्टेट लेन देन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से रेरा यानी कि RERA कानून कब लाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 2014 में, ऑप्शन नंबर बी 2015 में, ऑप्शन नंबर सी 2016 में, ऑप्शन नंबर डी 2017 में। ठीक है, अगर हम बात करें रेरा की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, रियल एस्टेट स्टेट है ना, रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 में लाया गया था ये। ठीक है, कभी लाया गया था, 2016 में। 2016 में भारत सरकार द्वारा अधिनियम एक महत्वपूर्ण कानून है। इसका प्राथमिक उद्देश्य रियल इस्टेट क्षेत्र में विनियमन करना और रियल एस्टेट लेन देन को पारदर्शिता, ठीक है, जवाबदेही तथा दक्षता को बढ़ावा देना। तो याद रखेंगे आप इन चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक व आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एशियाई या ADB बैंक की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो जस्ट अभी मैं बता के हटाऊं तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1966 में। ठीक है, एडीबी के साथ साथ अभी हमने सार्क की बात करी है, ब्रिक्स की बात करी है। ठीक है, इसके साथ साथ अभी हमने आसियान की भी बात करी है। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो ADB की या एशिया डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1966 में। ठीक है, और हेडक्वार्टर कहाँ बताया मैंने अभी आपको, मनीला, फिलीपींस में। ठीक है, 19 दिसंबर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 19 दिसंबर 1966 में। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आतंकवाद से मुकाबले पर भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य समूह की 16वीं बैठक 15 अप्रैल 2024 को कहाँ आयोजित की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए पेरिस में, ऑप्शन नंबर बी लंदन, ऑप्शन सी मुंबई या ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली में। ठीक है, तो राइट आंसर बताएंगे आप मुझे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नई दिल्ली में। ठीक है, 16वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित आतंकवाद से निपटने के लिए भारत और फ्रांस संयुक्त कार्य 2016 की या 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई है। ठीक है, डी इसमें याद रखना है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कहाँ 11 से 16 अप्रैल तक एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिश्केक में, या ऑप्शन नंबर बी अस्थाना में, या ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसके साथ साथ अगर हम बात कर लें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में उदित ने क्या रजत पदक जीता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगर मैं इसके डिटेल की बात करूं तो बिश्केक में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 के दौरान शिवानी पवार ने 50 kg वर्ग में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं भारतीय पहलवानों ने किर्गिस्तान के बिश्केक में 30 पहलवानों ने हिस्सा लिया था। कितनों ने, 30 पहलवानों ने, 30 पहलवानों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 10 पहलवानों ने शामिल हुए हैं उसमें। ठीक है, अगर मैं बात करूं भारतीय एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की, अगर मैं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की बात करूं
तो ये भारत में कब हुई थी? तो ये भारत में हुई थी 2020 में, और उससे पहले की अगर हम बात करें तो उससे पहले 2017 में भारत में हो चुकी है। अभी इसका आयोजन कौन कर रहा है? तो किर्गिस्तान के बिश्केक में इसका अभी 11 अप्रैल से 16 अप्रैल तक इसका आयोजन चला है अभी, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, अगर मैं इसके बाद में पदकों की बात करूं, ठीक है, तो कितने पदक से समापन किया है? तो इसमें 9 पदक के साथ समापन किया है, जिसमें 4 रजत पदक हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, 4 तो रजत पदक हैं, और अगर मैं बात करूं 5 इसमें क्या है? कांस्य पदक हैं, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 9 पदक के साथ समापन किया है किसमें? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 बिश्केक में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSI ने कहाँ जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी कानपुर में, या ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद में, ठीक है। तो याद रखेंगे आप, मानव उपभोग के लिए पौष्टिक खाद्य पदार्थ और भंडार वितरण, बिक्री, आपात और सुरक्षा व्यवस्था की सुनिश्चित कौन कराता है हमें? तो FCI कराता है। कौन कराता है जी? FCI कराता है। 2016 में 2006 में, सॉरी 16 बोल रहा हूँ, 2006 में इसको पूर्णतः लागू कर दिया गया था। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन ये आता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर मैं इसके अध्यक्ष की बात करूं तो इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? मैंने कहा इसके अगर अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष कौन हो जाएंगे इसके? तो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे अपूर्व चंद्र, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अपूर्व चंद्रा हो जाएंगे, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण यानी कि FSI ने दिल्ली प्रमुख बाजारों में खाद्य सुरक्षा संबंधी पहलुओं पर जागरूकता अभियान शुरू किया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको क्लास? हमारी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने यार दोस्त और फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ वो भी तैयारी अपनी बहुत अच्छी तरीके से कर पाए, ठीक है। बहुत ही कम समय में हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराते हैं, जैसा कि आप सभी को पता ही है। तो धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।